नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों को क्लियर रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 28 है। पार्ट नंबर 27 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको संबंधित संख्या दी है, यानी 12 जो ना यहाँ पर 144 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 15 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 12 को यहाँ पर क्या करेंगे कि 144 आ जाएगा। उसी प्रकार से 15 को रखेंगे। देखिए 12 के यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे। जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, 144 आता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, ये 15 को रहेंगे। देखिए 15 का भी क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये 225 आ जाएगा। कितना गया, 225 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 225 हो जाएगा। तो 225 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए ये 87 से 75 हो रहा है, 75 से 63 हो रहा है, 63 ले 51 हो रहा है, 51 से 39 हो रहा है, 39 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 87 से 75 हो रहा है, यानी 87 में अगर 12 को माइनस कर देंगे ये 75 आ जाएगा। और 75 से 63 लिख रहा है, तो 75 में भी क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा। और 63 ले क्या लिख रहा है, 51 लिख रहा है। तो 63 में भी क्या करते हैं, 12 को माइनस करेंगे 51 आ जाएगा। और 51 से क्या लिख रहे हैं, 39 लिख रहे हैं। तो 51 में भी क्या करते हैं, 12 को माइनस करेंगे ये 39 आ जाएगा। तो 39 में भी क्या करते हैं, 12 को माइनस करेंगे। जब 39 में 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 27 आ जाएगा। कितना आएगा, ये 27 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या यहाँ पर 23, 65, 98, 7 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में विभाजित किया जाता है। तो इन अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनकी स्थिति मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित रहती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक संख्या दी है। ठीक है, इन संख्या को बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक के अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उन अंकों का योगफल ज्ञात करना है जिनकी स्थिति मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा। और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि संख्या इसमें दिया क्या है। देखिए ये बोल रहा है संख्या दिया है, यहाँ पर आपको संख्या लिख रहा है, ये 23 लिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 65 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 98 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 7 दिया है। ये संख्या है, बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो इनको अवरोही क्रम में विभाजित करते हैं। ठीक ना, देखिए अवरोही पूछ रहा है, अवरोही का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अवरोही का मतलब क्या होता है, यानी बढ़ते क्रम में चलेंगे। जैसे देखिए 2 का 2 हो गया, 3 का 3 हो गया। ठीक है ना, अब 3 के बाद में यहाँ पर 5 आ गया, फिर यहाँ पर आपको 6 आ जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बोला क्या है, आपको बोला है कि देखिए उन अंकों को योगफल, तो इसको आरोही में रखते हैं। देखिए अवरोही ना, अवरोही। ठीक है, यानी अवरोही क्रम हो गया। ठीक है ना, एक क्रम हो गया यहाँ तक। ठीक है, आप देखिए आप बोल रहा है कि देखिए उन अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनकी स्थिति मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अपरिवर्तित। देखिए ये क्या हो गया, ये परिवर्तित हुआ है, ये परिवर्तित नहीं हुआ, ये अपरिवर्तित हो गया। ठीक है, एक संख्या दिया है। फिर उसके बाद में देखिए 3 से 3 हो रहा है, ये परिवर्तित नहीं हुआ है, अपरिवर्तित है। देखिए यहाँ पर 6 से क्या हो गया, 5 हो गया, ये परिवर्तित हो गया है। 5 ले क्या हो गया, 6 हो गया, ये परिवर्तित हो गया। यानी 9 से क्या हो गया, ये 7 हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। ठीक है ना, ये अपरिवर्तित हो गया, यानी 8 क्या है, अपरिवर्तित हो गया है। यानी 9 से 7 लेकर हो रहा है, 9 हो रहा है, ये भी परिवर्तित हो गया है। तो आपसे अपरिवर्तित क्या बोल रहा है कि संख्या का योगफल ज्ञात करना है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर आपको अपरिवर्तित, तो अपरिवर्तित में यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है
और 8 दिख रहा है। इन तीनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 13 आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि उन अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, इनकी मूल संख्या की तुलना में अपवर्तित रहेगी। तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो 13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपको सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए SO यानी सॉप हाइट यानी हेनी, ठीक है ना, यानी होनी लिख रहा है, ठीक है ना। होनी को यहाँ पर लिख रहा है कि VC, ठीक है, और यहाँ पर IW और DP, और यहाँ पर देखिए होनी वाल वेव, ठीक है ना, वेग को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं AR, ठीक है, AR, और यहाँ पर HWI भी लिखा जाता है। तो दी गई कुट भाषा में यानी हेनी को, ठीक है ना, होनी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए एक निश्चित कुट भाषा दी है, बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इतना दिया है। इन दोनों का देखिए इन तीनों में से क्या लिख रहा है, आपको इतना लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इनको क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको इतना लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में बताना है कि यहाँ पर आपको होनी को कैसे लिखा जाएगा। उससे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं SOU, ठीक है ना, और P लिख रहा है, ठीक है, और P हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी HAT हैट लिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको होनी दिया है, ठीक है ना, ये होनी हो गया, ठीक है। अब देखिए इनको क्या लिख रहा है, 3 को V लिख रहा है, C लिख रहा है, हाँ, फिर यहाँ पर I लिख रहा है और W लिख रहा है, फिर यहाँ पर D और P लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए और फिर आगे क्या लिख रहा है, होनी लिख रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, होनी, ठीक है ना, ये होनी दिख रहा है, यानी होनी और वाल दिख रहा है, ठीक है, होनी और वाल, ठीक है, एयर एक दिख रहा है, ठीक है ना, एक हो गया। अब इनको क्या लिख रहा है, देखिए तो इनको यहाँ पर AR लिख रहा है, ठीक है, यानी AIR हो गया, सॉरी ये आई नहीं दिया, R दिया है, ठीक है ना, HW हो गया, फिर I और यहाँ पर आपको W हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से आपको बताना क्या है, देखिए आपको यहाँ पर बताना था यानी हेनी को क्या हो जाएगा, यानी होनी को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना इस अक्षर में कौन मिलाएंगे और इस अक्षर में भी कॉमन मिलाएंगे। इन दोनों अक्षर में जो कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जिसे ध्यान से देखिए इनमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए ई वाला आपको होनी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी आपको होनी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और इसमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, देखिए अब इसमें भी कॉमन मिलाते हैं, देखिए इनमें भी कॉमन मिलाएंगे तो यहाँ पर ई दिख रहा है और यहाँ पर ई दिख रहा है, ठीक है ना, ये दिख रहा है कॉमन हो गया। तो होनी को क्या लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए विल हो गया, यानी IW हो गया। इसमें भी क्या दिख रहा है, WA दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको वही हो जाएगा। तो होनी को क्या लिख रहा है, तो आपको IW, तो IW देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। जैसे 582 लिख रहा है 3 अंक दिया है, 128 लिख रहा है 3 अंक दिया है, ठीक ना। आगे देखिए आगे आपको यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह देखिए बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। तो 5 को संख्या यहाँ पर दिया है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है ना, देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दी है, देखिए 592 दी है, ठीक है। तो यहाँ पर 592 को रखते हैं, ठीक है ना, ये बड़ी संख्या रखेंगे, ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गया। आगे दिख रहा है कि देखिए अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या दी है, 128 दी है। तो यहाँ पर आपको 128 हो गया, ये सबसे छोटी संख्या हो गया, ये छोटी संख्या हो गया, ठीक है ना, ये छोटी संख्या हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि तो प्रोग्राम क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर देखिए बोल रहा है ना कि देखिए सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, ये तीसरा अंक पूछा है, तो तीसरा अंक क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 रख लेंगे। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक, क्या बोल रहा है, दूसरा अंक, तो दूसरा अंक यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी संख्या के सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक है, ठीक है, दूसरा अंक, तो यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना। इसमें जुड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 4 आ गया, कितना गया, 4 आ गया, तो 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला का संदर्भ लीजिए
तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक है। इन श्रृंखला में बताना है क्या है। सवाल आपको देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है तथा ठीक बाद भी एक सम अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया है कि नीचे दी गई श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है क्या है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि ऐसे कितने सम अंक हैं, तो यहाँ पर सम रखेंगे, ठीक है। ये सम अंक दिया है, इस सम अंक दिया है, यानी इन्हें बताना है कैसे कितने सम अंक है, ठीक है। और जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है, जिनके पहले भी क्या दिख रहा है, ये सम अंक दिख रहा है, ठीक है ना। ये सम अंक हो गया और तथा ठीक बाद भी एक सम अंक है, बाद में भी क्या दिख रहा है, एक सम अंक दिख रहा है, ठीक है। सम अंक हो गया, ठीक है ना, अंक है। यानी से कहने का मतलब क्या हो गया कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने यहाँ पर यानी सम अंक है, यानी सम संख्या है, जिनके पहले भी सम अंक है, जिनके बाद भी सम अंक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, देखिए इन श्रृंखला में सम अंक को पहले देखते हैं। तो सम ई दिख रहा है नहीं, और सम के पहले भी सम के बाद भी सम होना चाहिए, ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और आगे दूसरा में देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो 8, देखिए यहाँ पर 8 दिख रहा है, 8 के पहले भी नहीं, ये विषम आ जा रहा है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, 2 क्या दिख रहा है, सम संख्या है। इसके पहले भी 8 क्या दिख रहा है, सम संख्या है। इसके बाद भी क्या दिख रहा है, 6 सम संख्या है, ठीक है। और देखिए इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ सम संख्या दिख रहा है, इसके पहले भी सम संख्या नहीं हो रहा है, ये भी सम संख्या दिख रहा है, ना हो रहा है। यानी इसमें क्या हो गया, एक ही हो गया, यानी एक है। यानी इस श्रृंखला में एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है, जिनके पहले भी सम संख्या है, जिनके बाद भी सम संख्या है, एक है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पालक जो है ना, ये पत्तियों से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि गाजर जो है ना, इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर पालक जो है ना पत्तियों से कैसे संबंधित है, यानी पालक का जो है ना वो पत्तियां क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी महत्वपूर्ण भाग है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं महत्व, ठीक है, महत्वपूर्ण रखते हैं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण भाग को रखते हैं, यहाँ पर भाग हो गया, ठीक है ना। जैसे पालक का महत्वपूर्ण भाग क्या हो गया, पत्तियां होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से गाजर का महत्वपूर्ण भाग क्या हो गया, तो यहाँ पर आपको फूल तोड़ होता है, नहीं बीज होता है, नहीं बीज भी नहीं होगा ना। यहाँ पर क्या होगा, जड़ होता है, ठीक है, क्या होता है, जड़ होता है, तना भी नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण, ठीक है ना, महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। ये भाग को रखेंगे। जिस प्रकार से यानी पालक का महत्वपूर्ण भाग क्या है, पत्तियां है, ठीक है ना। उसी प्रकार से गाजर का महत्वपूर्ण भाग क्या हो गया, जड़ हो गया। तो जड़ को देखिए किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCDEF जी एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी BD के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी C और A, देखिए C B और A के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी EG के दाईं ओर से ठीक पड़ोस में बैठा है, ठीक है ना। यानी F के बाईं ओर से गिनने पर F और B के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपको इसी बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको 6 देखिए ABCDEFG, ठीक है, एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कितने व्यक्ति हैं, 2 2 4 2 6 1 7 व्यक्ति हैं। देखिए तो 7 व्यक्ति जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 2 हो गया, इधर से देखिए 3 हो गया, इधर से आपको 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, इधर से 7 हो गया, ठीक है ना। 7 व्यक्ति जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि देखिए BD के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन जो B है ना, B वो D के दाईं तरफ से, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ये आपको यहाँ पर D रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको D रखते हैं, ठीक है ना, D हो गया है, ठीक है। D आप बोल रहा है कि D के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, B, तो D के दाहिने तरफ से दूसरे स्थान पर B बैठा है, तो यहाँ पर B को रख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि C A और B का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन C जो है ना A और B का निकटतम, तो यहाँ पर A को रखते हैं और C को यहाँ पर रखेंगे। इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया, C हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि EG
ई जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन ई है ना, ई के जी और नहीं, यहाँ पर ई जो है जी के दाईं ओर, तो जी के दाहिने ओर, तो जी को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। जी के दाईं तरफ कौन बैठा है? ई बैठा है, ये पड़ोस में बैठा है, पड़ोस में बैठा है, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई एफ हो गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि देखिए एफ के बाईं ओर से गिनने पर, एफ के बाईं ओर से, तो एफ दिख रहा है, देखिए एफ को अगर बाईं दाईं गिनेंगे तो इधर आता है, लेकिन हमको बाईं गिनना है। देखिए एफ को यहाँ पर आपको बाईं तरफ चलेंगे, ठीक है, एफ की बाईं तरफ चलना होगा। बोल रहा है कि एफ के बाईं ओर से एफ और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो एफ है, ई एफ दिख रहा है और ये बी दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं जो एफ के बाईं ओर से चलने पर? देखिए तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यानी 5 व्यक्ति है, कितने हैं? 5 व्यक्ति है। तो 5 व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच असंबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको किनारा दिया है, मान दिया है और रूप दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? मान लीजिए किनारा को रखते हैं, सबसे कॉमन किनारा हो गया। किनारा क्या मांद से समेत है? नहीं। मांद क्या रूप से समेत है? नहीं। तीनों आपको अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि देखिए किनारा अलग हो गया, मांद अलग हो गया, रूप आपको अलग दिख रहा है, यानी तीनों का वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसको क्या रखते हैं? किनारा हो गया, ठीक है ना, इसको आपको मांद रखते हैं, ठीक है, इसको क्या रखेंगे? रूप रखेंगे, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये 2 सेट आपको दिया है, ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक सेट है जो इनके दोनों के जैसा आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इन दोनों सेट को आपको देखते हैं आपस में कैसे संबंधित आपको दिख रही है। देखिए तो 13 दिया, 39 दिया और 3 दिया। तो देखिए मान लीजिए 13 को अगर 3 से गुना करेंगे ना, देखिए ये आपको पहली संख्या और तीसरी संख्या दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 39 आ गया। 13 कितना होता है? ये 39 आता है, देखिए 39 आ गया ना, ठीक है। अगर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 15 लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब 15 दिए, 75 दिए और 5 दिए, तो 15 में 5 ले गुना करेंगे तो 15 5 कितना होता है? 75 होता है। देखिए ये 20 40 75 आ गया है। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा है जो इन दोनों के जैसा समय आपको दिख रही है। देखिए तो मान लीजिए 1 को रखते हैं, तो 10 में और 3 से गुना करेंगे 10 3 30 होगा, ये तो 35 आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा को देखिए, और दूसरा में देखेंगे तो 5 है, 15 5 75 होता है, नहीं ये तो 25 ही दिया है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो बी भी नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए सी को रखते हैं और सी को, तो 84 में 4 से गुना करेंगे तो 8 थोड़ा आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे? देखिए ये 12 दिख रहा है, ठीक है ना, 12 और 3 को गुना करेंगे, 12 में 3 से गुना कर देंगे, कितना आ गया? ये 36 आ गया। हाँ देखिए बीच वाले संख्या आ गया, यानी बढ़ती 36, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है, तो भागा प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए चिन्ह को बदलना होगा, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं? चिन्ह को बदलते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह को क्या बदलते हैं? देखिए यदि प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है? माइनस, तो प्लस कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर, इसके जगह पर माइनस रखेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुना दिया है, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रख लेंगे, ठीक है। और गुना का अर्थ क्या दिख रहा है? भागा, तो गुना की जगह पर भागा रखते हैं, और भागा का अर्थ क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है, ठीक है। अब समीकरण को सोल्व करना है क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए। अब देखिए तो यहाँ पर आपको 131 लिखेंगे, फिर गुना 7, फिर प्लस 32, ठीक है ना, फिर माइनस 362, फिर यहाँ पर भागा 2 दिया है, फिर बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। तो सबसे पहले इन समीकरणों में क्या करेंगे? यानी भाग को प्रक्रिया करेंगे। तो भाग को प्रक्रिया करने के लिए क्या करेंगे? इसको देखिए, अगर मान लीजिए 2 से काटते हैं तो 81 में अर्थ में कट जाएगा, ठीक है ना। 81 में 131 में अगर 7 से गुना करेंगे तो कितने अर्थ में कट जाएगा? 997 आ जाएगा। जैसे देखिए 900 यहाँ पर 17 ना, 917 आ जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पर 32 आ गया, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर 181 आ गया, ये बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह आ गया।
यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे इनको जोड़ेंगे तो 7 2 कितना आ गया 9 आ गया, और 3 1 4 आ गया, ये 9 आ गया, 949 आ गया। फिर माइनस क्या करेंगे 181 कर लेंगे, तो 981 करेंगे और तो यहाँ पर 700 क्या आ जाएगा यानी 68 आ गया। कितना बचेगा 768, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 700, यहाँ पर 68 आ जाएगा। तो 768 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देख कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी शुतुरमुर्ग चील है, जो सभी शुतुरमुर्ग है ना वो चील है। तो मान लीजिए यहाँ पर शुतुरमुर्ग को रखते हैं, इससे ना शुतुरमुर्ग हो गया, ठीक है। शुतुरमुर्ग सभी क्या दिख रहे थे बोला, सभी शुतुरमुर्ग, जो सभी शुतुरमुर्ग है वो क्या है चील है। यहाँ पर चील को रखते हैं, ठीक है ना, ये चील हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कोई शुतुरमुर्ग मोर नहीं है, तो कोई जो शुतुरमुर्ग है ना वो मोर नहीं है, तो यहाँ पर मोर नहीं है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखिए पहला बोल रहा है कि कोई भी चील मोर नहीं है, तो कोई जो चील है ना वो मोर नहीं है, ठीक है। और कोई जो चील है वो मोर नहीं है, एक गलत बोल रहा है ना, कोई जो चील है वही मोर नहीं है, तो कोई चील मोर तो नहीं है, ये तो सही है दिख रहा है इसमें, लेकिन डायग्राम में तो दिख रहा है सही है, इसमें बोल रहा है कि नहीं है मोर नहीं है, तो नहीं है तो ये इसका मतलब ये सही है ना, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ मोर शुतुरमुर्ग हैं, जो कुछ मोर है ये मोर दिख रहा है, ये शुतुरमुर्ग क्या मोर, कुछ शुतुरमुर्ग दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। तो क्या दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको कोई भी जो चील है ना वो मोर नहीं है, तो कोई भी चील मोर नहीं है, तो दिख रहा है कि नहीं है, इसका मतलब क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष वंश अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए दो संख्याओं का योग यानी 98 होता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि यदि छोटी संख्या के दोगुने में से बड़ी संख्या को घटाने पर 28 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग देखिए 98 होता है, दो संख्या का योग क्या होता है 98 होता है, यदि छोटी संख्या के दो गुने में से, ठीक है ना, बड़ी संख्या को 28 प्राप्त होता है, यानी घटाने पर 28 प्राप्त होता है। देखिए बोल रहा है कि छोटी संख्या के दो गुने, छोटी संख्या के दो गुने से यानी घटाने पर क्या होता है 28 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए तो यहाँ पर माना है कि देखिए माना कि, ठीक है ना, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या को यहाँ पर क्या रखते हैं एक्स रखेंगे, ठीक है, और बड़ी संख्या है, ठीक है ना, तो बड़ी संख्या यहाँ पर आपको मान लीजिए 98 माइनस एक्स हो गया है। अब इसको घटाते हैं, दो गुना बोल रहा है तो दो गुना करेंगे, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर 98 माइनस एक्स हो गया है, ठीक है। यहाँ पर बराबर 28 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्राप्त 28 हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, ठीक है। था देखिए यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है, और 3x बराबर कितना दिख रहा है, ये 28 दिख रहा है, और यहाँ पर प्लस 98 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं घटाते हैं, जिससे 3x हो गया, ठीक है ना, बराबर कितना, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 126 आ जाएगा, यानी इसको काटेंगे तो कितने मिनट में कट जाएगा, ये 42 मिनट में कट रहा है, ठीक है ना। यानी x बराबर कितना आ गया 42 आ गया। जब x बराबर 42 आ गया तो आपसे यहाँ पर छोटी संख्या ही है, क्या है ये छोटी संख्या है, ठीक है ना, छोटी संख्या है, तो कितना आ गया छोटी संख्या आपको 42 दिख रहा है। तो 42 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक धनराशि को 10 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है, ठीक है। यदि इसे 6% वार्षिक ब्याज, ठीक है ना, अधिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो यहाँ पर 5700 अधिक प्राप्त होता है। तो मूल धन ज्ञात कीजिए, ये कह दिए मूलधन ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको देखिए ये बोल रहा है कि एक धनराशि है, ठीक है, एक धनराशि को मान लीजिए 10 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया, मानी 10 की, मान लीजिए कौन सा वो धनराशि है जो 10 वर्षों के लिए निवेश किया, ठीक है, और यहाँ पर 6% वार्षिक दर से निवेश किया, ठीक है ना, तो 5700 अधिक प्राप्त होता है। मान लीजिए 6% पे किया तो अधिक, यानी 5700 अधिक प्राप्त होता है। तो आखिर मूलधन कितना था, आखिर मूलधन कितना था कि 10 वर्षों में और 6% यहाँ पर 5700 रुपये अधिक हो जा रहा है। आखिर मूलधन कितना था, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए देखिए
SI, ठीक है, यानी साधारण ब्याज बराबर परसेंटेज बराबर क्या रखते हैं, यानी T और R परसेंटेज होता है, ठीक है ना। और बराबर में क्या रखते हैं कि 10 गुना 6 करेंगे, 6%, तो यहाँ पर कितना गया, ये 60% आ गया, ठीक है, ये 60% आ गया। तो 60% को रखें, देखिए 60% बराबर कितना दिया है, ये 57 दिया है ना, ये 5700 दिया, ठीक है, ये 5700 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर 60 था, 1% बराबर कितना होता है, यानी 1% बराबर यहाँ पर आपको 95 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 95 गया। अब मूलधन पूछा है, क्या हो गया, मूलधन। तो यहाँ पर देखिए यानी मूलधन, ठीक है ना, धन हो गया, ठीक है, मूलधन। तो मूलधन कितना दिख रहा है, तो मूलधन मान लेते हैं 100%। मूलधन कितना गया, ये 100%। जब मूलधन यहाँ पर 100% हो गया तो यहाँ पर आपको देखिए अगर मान लीजिए 100%, तो यहाँ पर कितना दिया, 9500 दिया है, सॉरी यहाँ पर कितना आया, ये 95 आया। 1% को कितना आ गया, 95। जब 1% को 95 आ गया तो 100% रखना है, तो 100% को गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको गुना कर लेंगे 100 से, जब 100 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 9500 आ गया, कितना गया, 9500। तो आपसे वही पूछा कि मूलधन कितना था, तो मूलधन यहाँ पर 9500 था। तो 9500 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि a प्लस बी बराबर 8 है, ठीक है, और a गुने b बराबर क्या लिख रहे हैं, यानी 12 है, तो बोल रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए a प्लस बी बराबर दे दिया है 8 दिया है, यानी a गुने b बराबर दिया है 12 दिया है, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए तो ये फॉर्मूला पर बैठाना पड़ेगा, जैसे देखिए a प्लस बी हो गया, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, फिर प्लस में क्या हो गया 2ab होता है। तो अब इसी फॉर्मूला पर हमको बैठाना है, ठीक है ना। देखिए a प्लस बी का मान दिया है 8 स्क्वायर, ठीक है, फिर बराबर, ठीक है ना, a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस, यानी 2 हो गया, ए बी का मान कितना दिया है 12 दिया है, ये 12 हो गया, क्योंकि देखिए a 12 दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर इसको निकाल लेंगे, पहले इधर देखते हैं a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, इनको इधर निकालेंगे ना तो 8 64 इधर आ गया, फिर प्लस में यहाँ पर 12 दूनी को 24 इधर आ गया, ठीक है। सॉरी ये आपको माइनस में आ गया ना, क्योंकि इधर लाएंगे ये प्लस में था तो इधर माइनस हो गया, ठीक है, माइनस कितना आ गया, ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, अगर काटेंगे तो 0, यहाँ पर आपको 4 कितना आ गया, ये 40 आ गया, कितना दिख रहा है इसमें आपको 40 दिख रहा है, यानी a प्लस देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना गया, ये 40 आ गया। तो 40 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।